हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, जैसे कि 11th क्लास का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो था आपका सेट्स, वो हमने आपका पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर जो आपका आया था सेट थ्योरी पर बेस्ड, जिसमें हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन ऑपरेशन ऑन 2 सेट्स पर डिस्कस किया था और 3 सेट पर भी हमने डिस्कस किया था। तो वो उस तरीके से वो चैप्टर आपका पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं या फिर बोर्ड्स के साथ साथ, यानी कि अगर मैं बात करूं 11th क्लास के आपके स्कूल एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस आपके जेईई एग्जाम्स में भी उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी टाइप मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो आज से बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, मैथमेटिक्स की सबसे ज्यादा, अगर एक बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा एक खूबी जो मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिलती है, आप इतने टाइम से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, हमेशा आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। ठीक है, कई जगहों पर हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स एक तरीके से वहां पर चाहे नंबर्स की टर्म्स में हो या अलग अलग सीक्वेंसेस के फॉर्म पर हो, हमें जगह जगह पर पैटर्न देखने को मिलते हैं। ये पैटर्न का काम क्या होता है? ये पैटर्न आपका, अगर हम बात करें तो एक टर्म को या प्रीवियस टर्म को अपने आने वाले नेक्स्ट टर्म से किसी न किसी मैनर में आपका रिलेट करते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर हम जो भी पैटर्न अपने आसपास में देखते हैं, उनमें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है। ठीक है, यानी कि जिसके थ्रू वो एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। अपनी डेली लाइफ में भी अगर हम बात करें तो हम ना जाने कितने सारे ये जो वर्ड रिलेशन है, इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर है। मतलब कि एक सिंपल सी बात है कि आप इस दुनिया में आने से पहले भी अगर हम बात करें तो एक बहुत ही प्योर रिलेशन से आप ऑलरेडी जुड़े होते हो, जैसे कि एक मदर और उसके एक बच्चे के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो है क्या बच्चों, अगर मैं बात करूं तो रिलेशंस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि दो ऑब्जेक्ट है या दो टर्म्स है या दो पर्सन है, उनको आपस में रिलेट करना, आपस में जोड़ना, कि एक ऐसी कड़ी होगी जो उनको आपस में जोड़ रही होगी। चाहे ये हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें या किसी भी जगह पर बात करें, तो रिलेशन हर जगह पर हम अपने आसपास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन बच्चों, अगर मैं मैथमेटिकल सेंस में भी बात करूं तो जी हां, मैथमेटिकल टर्म में भी हम दो सेट के टर्म्स को, दो सेट के मेंबर्स को आपस में किसी न किसी रूल, है ना, किसी न किसी रूल के बेसिस पर उनको रिलेट कर सकते हैं, जिसके बारे में बच्चों हम आपका इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहां पर आप रिलेशन पढ़ोगे, उसके बाद फंक्शन क्या होता है वो डिस्क्राइब किया जाएगा। देन इसी के कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आगे पर फंक्शंस की जो स्टडी है वो पूरी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही फंक्शन आप पढ़ लेते हो तो फंक्शंस का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो आपकी कैलकुलस में, जिसमें हम एक तरीके से बात करें तो दो अलग अलग सेट के बीच में अलग अलग तरीके से फंक्शंस क्रिएट करके, और उस पर हम अलग अलग लिमिट्स है, कॉन्टिन्यूटी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम पढ़ते हैं, जो कि 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों में ही आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखना। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊं, ताकि आपको भी पढ़ के मजा आए, आपको कहीं पर बोरियत फील ना हो। बस एक काम करना है कि एक नोटबुक लेकर के अपने साथ बैठना है। हालांकि क्लास की स्लाइड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर आए, जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलने लग जाए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिलेशन, फंक्शन, और सबसे पहले चैप्टर प्रोग्रेस पर नजर मारते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम आपका डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली चीज जो बच्चों हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, यहीं से हम आपका स्टार्ट करेंगे, इसी से कनेक्टेड होगा आपका रिलेशन, फिर यहीं से कनेक्टेड होगा आपका फंक्शन, और एज सो ऑन, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो पहला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, एक एक चीज को समझना, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना। मैं आपको मेंशन करता रहूंगा, तो उन चीजों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी साथ के साथ करते जाइएगा, स्लाइड्स आपको बाद में मिल ही जाएंगी। चलिए,
उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन, फिर फंक्शन, फिर कुछ फंक्शंस के बारे में हम उनके ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, है ना। एक्चुअल में बेसिकली यहां पर हम कहीं ना कहीं पर यह भी सीखेंगे कि जो ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी थी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट होते थे उन कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके कुछ ना कुछ ग्राफ वगैरह प्लॉट करते थे। सेम चीज हम यहां पर भी हम इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर का यूज करके करेंगे, जिसके थ्रू हम ग्राफ्स पर बात करेंगे कि फंक्शंस और उनके ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं और कैसे उनको बनाया जाता है। उसके बाद बच्चों अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक चीजें और फंक्शंस, उनके डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इन चीजों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है और अगर यहां पर आपने क्लियर नहीं किया तो आगे पर भी दिक्कत चली जाएगी, ठीक है। तो बहुत फोकस होकर के पढ़ना। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में अगर हम बात करें, यानी कि जो प्रीवियस चैप्टर था आपका सेट थ्योरी, वहां पर हमने सेट पढ़ा था, सबसेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा। सभी टर्म्स तो यहां पर आपके यूज में नहीं आएंगे, हाँ कुछ कुछ टर्म्स ऑपरेशन भी जगह जगह पर यूज में आएगा, लेकिन बेसिक चीजें जो हमने देखी थी कि सेट क्या होता है, कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं, तो उनको हम एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख करके या फिर सेट बिल्डर फॉर्म पर लिख करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट फॉर उसका रिप्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ करके आए हैं, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि अगर आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं, नॉन एम्प्टी सेट मतलब कि उस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए, कुछ ना कुछ मेंबर्स उन सेट्स में आपके होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, उन सेट्स के एलिमेंट को लेकर के, अलग अलग एलिमेंट को लेकर के दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ में पेयर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? पेयरिंग करेंगे। और इस तरीके से टोटल जितने भी पेयर हमको मिलेंगे उन पेयर का हम सेट बनाएंगे, जिनको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के नाम से आपका एक्सप्लेन करने वाले हैं यहां पर, ठीक है बच्चों। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट P है और एक सेट Q है, तो इन दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को बच्चों हम P क्रॉस Q के थ्रू डिनोट करते हैं। सिंबल क्या है बच्चों? P क्रॉस Q। ये क्या है बच्चों? दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और P क्रॉस Q भी एक सेट होता है, और ये किस टाइप का सेट है? दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, एक्चुअल में यहां पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ऑर्डर्ड और पेयर। पेयरिंग की बात इसलिए, जैसे कि मैंने बोला कि एक मेंबर आपने P से लिया, एक मेंबर आपने Q से लिया, उनका पेयर बना दिया, ठीक है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यहां पर यह है कि भाई इनमें जो क्रम है यानी कि ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है। जब मैं P क्रॉस Q की बात कर रहे हैं तो हमारे पेयर का, ये जो पेयर है इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो हम सेट P से लेते हैं, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा उसको हम आपका सेट Q से लेते हैं। और इस तरीके से सेट P और Q के अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर के जितने भी पॉसिबल पेयर आपके बनेंगे, इन सभी पॉसिबल पेयर के कलेक्शन P क्रॉस Q, अगर सेट P और Q की बात कर रहे हैं तो इसके थ्रू आपका डिनोट किया जाएगा। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज बच्चों आपके पास एक सेट P है जिसमें एलिमेंट है लेट सपोज 1 एंड 2, ओके। एक दूसरा सेट सपोज करो आपके पास Q है जिसमें एलिमेंट यानी कि मेंबर्स है आपके पास सपोज करो 3 एंड 4। हमें करना क्या है बच्चों? हमें अगर यहां पर फाइंड करना है आपका P क्रॉस Q, तो मतलब हमें सेट P के एलिमेंट को सेट Q के एलिमेंट के साथ में पेयरिंग करनी है, मतलब कि जोड़े बनाने हैं, है ना। तो जोड़े बनाने में तो आप लोग माहिर हो ना, है ना। खूब जोड़े बनाते हो क्लास में बैठ करके, किसी लड़के को किसी दूसरी लड़की के साथ में, यार ये लोग बात कर रहे हैं इनके बीच में इनका पेयर बना देते हैं, ठीक है। फिर आप चढ़ाते हो, तो पेयर बनाने में हम माहिर हो ऑलरेडी। तो वही काम हम यहां पर करने वाले, बट यहां पर मेंबर्स है सेट के 1 एंड 2 और दूसरे सेट के मेंबर है 3 एंड 4। तो अगर मैं इनकी पेयरिंग करता हूं, ठीक है, तो सपोज करो मैंने सेट P से एक एलिमेंट 1 ले लिया, तो 1 का पेयर मैं किसके साथ बना सकता हूं? सेट Q के मेंबर्स के साथ बनाना है, तो एक पेयर तो 1 का 3 के साथ में बन सकता है, दूसरा पेयर आपका 1 का 4 के साथ में बन सकता है, एक पेयर आपका 2 के 3 के साथ में बन सकता है, और दूसरा आपका 2 का 4 के साथ में बन सकता है। तो इस तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें तो टोटल इतने ही पेयर बनेंगे,
फ्रॉम P टू Q, इसको पढ़ने का एक तरीका क्या है, सेट ऑफ ऑल पेयर फ्रॉम P टू Q। फ्रॉम P टू Q का मतलब कि पहला ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेट P का है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट आपका है, सेकंड कंपोनेंट सेट Q का है। तो ये बेसिकली बच्चों आपका क्या हुआ, P क्रॉस Q हुआ। सिमिलरली बच्चों अगर आपको यहां पर Q क्रॉस P डिफाइन करना है तो कुछ फर्क नहीं आएगा, सिर्फ चेंजेस क्या हो जाएंगे, ये जितने भी पेयर हैं ये रिवर्स हो जाएंगे। मतलब कि जहां 1,3 P क्रॉस Q का मेंबर था तो यहां पर 3,1 आपका Q क्रॉस P का मेंबर बन जाएगा। सिमिलरली 3,2 आपके पास Q क्रॉस P का मेंबर बन जाएगा, 4,1 आपके पास Q क्रॉस P का मेंबर बन जाएगा, और सिमिलरली 4,2 भी आपका Q क्रॉस P का मेंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P हमको पेयर्स यहां पर बन जाते हैं। ये बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको पेयर बनाने हैं। अभी पेयर बनाएंगे, फिर इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन के बाद फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। बस इतनी सी प्रोसेस आपकी चलने वाली है, ठीक है। पहले जोड़े बनाते हैं, फिर उनके बीच में देखेंगे कि कौन किसका जोड़ा है, ठीक है। चलो भाई, तो ये बात क्लियर समझ में आ गई। तो पेयर बना लोगे, अलग अलग सेट देंगे, अलग अलग तरीके से पेयर आपको बनाना है, जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो अब इसी चीज को मैं आपको, जैसे कि एरो डायग्राम होता है ना, आपने अगर याद करो कि जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको वेन डायग्राम बनाया था। तो वेन डायग्राम में बच्चों मैंने क्या डिस्कस किया था कि कोई सेट है उसको हम एक सर्कल बोल सकते हैं या इलिप्स बोल सकते हैं, उसमें हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके मेंबर्स को। तो सपोज करो एक सेट मैंने यहां पर लिया जिसके एलिमेंट है A, B एंड C, एक दूसरा सेट लिया जिसके एलिमेंट है 1 एंड 2। क्लियर है यहां पर? अब अगर मैं यहां पर यह बोलता हूं कि सेट A को हमने इस तरीके से डिनोट किया, सेट B हमने ये बनाया, सेट A के एलिमेंट A, B एंड C हो गए, और सेट B के एलिमेंट आपके पास 1 एंड 2 हो गए। तो सेम चीज, यानी कि इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को, सभी पेयर्स को हम एरो डायग्राम के थ्रू कैसे डिनोट करेंगे कि पहले हमने A को आपका 1 से, यानी कि A क्रॉस B की अगर मैं बात करूं, A को मैंने बच्चों 1 से रिलेट कर दिया और A को मैं 2 से रिलेट कर सकता हूं। तो A,1 A,2 A क्रॉस B का मेंबर हो गया। सिमिलरली बच्चों B को मैं 1 से रिलेट कर सकता हूं, B को मैं 2 से रिलेट कर सकता हूं, यानी कि एरो डायग्राम के थ्रू मिला सकता हूं। तो B,1 एंड B,2 आपका ये पेयर्स बन गए। सिमिलरली बच्चों C को मैं 1 से रिलेट कर सकता हूं और C को मैं 2 से भी रिलेट कर सकता हूं, तो यहां पर C,1 एंड C,2। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा A क्रॉस B को बच्चों हम एरो डायग्राम के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं आपका एरो डायग्राम। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? आपका एरो डायग्राम के थ्रू डिनोट किया जाता है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? कोई भी दिक्कत, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो जी, ये बात आ गई समझ में। आगे पर बात करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि सेट G है और सेट H है, ठीक है। ऑलरेडी एक एग्जाम्पल मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया है, तो जल्दी से फटाफट से आपको यहां पर G क्रॉस H और H क्रॉस G बनाना है। जितनी देर में मैं यहां पर लिखूं उतनी ही देर में आपकी नोटबुक में G क्रॉस और H क्रॉस G बन जाना चाहिए। तो फटाफट से कॉपी में मेरे साथ आपको बनाना है, लेकिन मुझसे पहले बनाना है। तो बच्चों जैसे ही मैं बात G क्रॉस H की करता हूं तो मैं क्या करूंगा? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल g स्मॉल h टाइप के एलिमेंट लूंगा जहां पर सभी स्मॉल g सेट G के मेंबर्स होंगे और सभी स्मॉल h हमारे पास सेट H के मेंबर्स होने वाले हैं। क्लियर है? तो आ जाइए बच्चों, G क्रॉस H जल्दी से पेयरिंग करते हैं और बनाते हैं। तो क्या निकल के आएगा? सेट G का एलिमेंट मैंने लिया 7, तो H का एलिमेंट मैं ले सकता हूं 5, साथ ही साथ 7 के साथ में 4 भी ले सकता हूं, साथ ही साथ 7 के साथ में आपका 2 भी ले सकता हूं। तो 7 5 7 4 7 2 ये पेयर बन गए जो 7 के साथ में बन सकते थे। उसके बाद 8 की बात कर लेते हैं। तो 8,5 8,4 और 8,2 ये हमारा पास पेयर बन गया 8 का, जो 2 इनके साथ में बन सकता था। तो टोटल अगर आप ध्यान से देखें तो ये बना हमारे पास G क्रॉस H। और अगर मैं काउंट करूं कि G क्रॉस H में टोटल कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो G क्रॉस H में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो आपको नजर आ रहे हैं वो कितने हैं बच्चों? 6 हैं। और अगर आप ऑब्जर्व करो कि सेट G में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 2 थे, सेट H में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 3 है,
तो बेसिकली जी क्रॉस एच जो बना वो एन ऑफ जी इंटू में एन ऑफ एच के बराबर होता है। यानी कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में कितने मेंबर होंगे ये कैसे बताओगे? सेट जी में नंबर ऑफ मेंबर्स देखो, सेट एच में नंबर ऑफ मेंबर्स देखो, नंबर ऑफ मेंबर्स का आपस में प्रोडक्ट करो, तो जो काउंटिंग आई, ठीक है, जैसे कि 2 इंटू में 3 6 आ गया, तो जी क्रॉस एच में आपके पास टोटल 6 पेयर यहां पर हमको बन गए। सेम चीज आप यहां पर एच क्रॉस जी के लिए भी बना सकते हो। ऑलरेडी मुझे लगता है कि तुम लोग ने बना ही लिया होगा, तो बस पेयर को रिवर्स कर दिया, तो यहां पर 5, 7, 4 कॉमा में 7 और 2 कॉमा में 7 ये पेयर बन गया। इधर भी हम रिवर्स कर देते तो 5 कॉमा में 8, 4 कॉमा में आपका 8 और यहां पर आपके पास 2 कॉमा में 8, तो ये हमारे पास बच्चों एच क्रॉस जी बन गया। आई बात समझ में? अब एक चीज आप यहां पर ऑब्जर्व करो, सिंपल सा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यस और नो में आपको आंसर करना है, ठीक है? रेडी हो? बिल्कुल यस और नो पर आंसर करना है आपको। बताओ, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी, क्या ये दोनों सेम सेट नजर आ रहे हैं आपको? देख करके बताओ, जी क्रॉस एच क्या एच क्रॉस जी के सेम है, इक्वल सेट है? इक्वल सेट की डेफिनेशन तो मालूम है ना? इक्वल सेट हम ऐसे सेट को बोलते हैं, ऐसे टू सेट्स को हम इक्वल सेट्स बोलेंगे जिनमें सेम मेंबर्स हो, जिनमें मेंबर्स क्या हो, सेम हो। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो, जहां पर जी क्रॉस एच में 7,5 ऑर्डर्ड पेयर है, वहां पर 5,7 है ऑर्डर्ड पेयर। ये दोनों पेयर अलग अलग है, सेम थोड़ी है। एक में 7,5 है तो दूसरे में 5,7 है। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7,5 जहां पर 7 पहले 5 बाद में, यहां पर 5,7 5 पहले 7 बाद में, ये दोनों अलग अलग पेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जी क्रॉस एच के जो मेंबर्स हैं और एच क्रॉस जी के मेंबर्स हैं, ये आपके डिफरेंट मेंबर्स हैं। दैट्स व्हाई जी क्रॉस एच आपका एच क्रॉस जी के बराबर यूजुअली नहीं होता है। एच क्रॉस जी आपका इनके बराबर नहीं होता। ये चीज हमको यहां से समझ लेनी है, ठीक है बच्चों? तो यूजुअली हमें ऐसा बराबर नहीं होता, लेकिन अगर सपोज करो कि एच और जी सेम सेट है, ये सेट ही सेम है, तब अगर इनके बीच में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी फाइंड करेंगे, तब भाई इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो मेंबर्स आएंगे वो सेम आएंगे। ऐसा सिर्फ तब होगा जब क्या होगा, कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट उसमें कॉमन है। तो कुछ एलिमेंट कॉमन भी आ सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते। यहां पर सभी एलिमेंट डिफरेंट थे, तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी एक्चुअल में दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, क्योंकि इनमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में आपका कॉमन हो। ये बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? चलो जी, तो बेसिकली हमारे पास जी क्रॉस एच एच क्रॉस जी निकल करके आया। आगे पर बच्चों अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट की। जैसे कि आपको समझ में आया कि इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी तो अभी भी आपने समझी कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के यूजुअली इक्वल नहीं होता। इट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट नॉन कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों? तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर सेट ए और बी दोनों ही आपके इम्प्टी सेट हैं, ठीक है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, इम्प्टी होगा। यहां तक कि बच्चों अगर मैं बात करूं, सेट ए और बी में से कोई भी एक सेट आपका इम्प्टी है और दूसरे में ना जाने कितने भी मेंबर्स क्यों ना हो, लेकिन अगर एक भी सेट उनमें से इम्प्टी है तो ए क्रॉस बी भी डेफिनेटली आपका इम्प्टी सेट होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ओके, तो मतलब कुल मिलाकर के जरूरी है, पेयर बनने के लिए ऑर्डर्ड पेयर तभी बनेगा जब दोनों ही सेट आपके कैसे हो, नॉन इम्प्टी सेट हो। ये बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? दोनों सेट का नॉन इम्प्टी यानी कि उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स का होना जरूरी है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। अब जैसे कि हो सकता है कि दो सेट हैं वो डिसजॉइंट नहीं है, मतलब कि उनमें कुछ एलिमेंट आपके ऐसे हैं जो कॉमन है, ठीक है? तो बच्चों इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्प्टी सेट विद n एलिमेंट्स इन कॉमन, और उन दोनों सेट में n एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, तो भाई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में टोटल ऐसे कितने मेंबर्स होंगे जो कॉमन होंगे? तो ऐसे n स्क्वायर एलिमेंट होंगे दोनों में कॉमन। आप चाहो तो एग्जांपल्स के थ्रू इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि लेट्स सपोज एक, हाँ जी रुक जाइए,
लेट सपोज एक सेट ए है जिसमें मेंबर मैंने रख दिया 1 2 एंड 3, ओके। दूसरा सेट बच्चों मैंने यहां पर आपका बी ले लिया जिसके मेंबर्स हमने ले लिए 2 3 एंड 4। अब अगर यहां पर आप ए क्रॉस बी फाइंड करोगे और बी क्रॉस ए फाइंड करोगे तो तुरंत आपको यहां पर एक चीज देखने को मिल जाएगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि कॉमन है ए क्रॉस बी एंड आपका बी क्रॉस ए में। तो फटाफट से ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आपको निकालना है और मेंबर्स देखो कि कितने कॉमन मेंबर्स इनमें निकल करके आ रहे हैं। फटाफट से चेक करो। चेक किया बच्चों? तो कितने मेंबर्स आपको कॉमन नजर आ रहे हैं? बहुत सिंपल सा देखो, ए क्रॉस बी की अगर मैं बात करूंगा तो इसके मेंबर्स आएंगे आपके पास 1, 2, 1, 3, 1 में आपका 4, क्लियर है। उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपके पास 2, 2, 2, 3 एंड आपके पास 2, में यहां पर 4। सिमिलरली 3, 2, 3, एंड आपके पास यहां पर 3, में आपका 4। ये क्या आ गया बच्चों? ए क्रॉस बी आ गया। बी क्रॉस ए की अगर हम बात करें तो पेयर को चेंज कर दो, यानी कि 2, 1 हो गया, फिर यहां पर 2, में 2 हो गया, फिर यहां पर 2, में 3 हो गया। सिमिलरली बच्चों यहां पर आ जाएगा 3, में 1, 3, में 2 और उसके बाद 3, में 3, ओके। सिमिलरली बच्चों यहां पर आ जाएगा 4, में 1, 4, में आपका 2 एंड 4, में आपका 3। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आ गया। अब चेक करते हैं इसमें, आ जाओ चेक करें। कॉमन एलिमेंट देखने हैं, कॉमन एलिमेंट कौन कौन से नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देखोगे 2, 2 इसमें भी है और 2, 2 आपका यहां पर भी है, एक कॉमन एलिमेंट मिल गया। दूसरा कॉमन एलिमेंट अगर आप देखो 3, 3 इसमें भी है, 3, 3 इसमें भी है, ये भी कॉमन एलिमेंट मिल गया। उसके अलावा अगर हम यहां पर देखें 2, 3 इसमें भी है, 2, 3 आपका इसमें भी है, ये भी कॉमन एलिमेंट मिल गया। उसके अलावा अगर हम यहां पर देखें 3, 2 इसमें भी है, 3, 2 आपका यहां पर भी है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 4 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ये टोटल 4 एलिमेंट है जो ए क्रॉस बी में भी है और आपके बी क्रॉस ए में भी है। तो क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया था कि ए क्रॉस ए और बी में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो जाती है कि इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एलिमेंट्स आर इन देम कॉमन इन देम, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव एन स्क्वायर एलिमेंट इन कॉमन। इसमें आपके एन स्क्वायर एलिमेंट ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। ये क्लियर है? प्रॉपर्टी एकदम बढ़िया समझ में आ गई। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। बढ़िया, चलिए अगली प्रॉपर्टी आपकी जो हम यहां पर यूज करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन में हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करें, लाइक अगर मैं सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाता हूं बी यूनियन ऑफ सी के साथ में, तो ये प्रोडक्ट कैसे होता है? ये इक्वल होता है आपके पास ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी के। क्लियर है बच्चों? ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी। सिमिलरली बच्चों अगर मैं ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाऊं सेट ए का बी और सी के डिफरेंस ऑफ सेट से, तो ये आपके पास ए क्रॉस बी माइनस ऑफ ए क्रॉस सी के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं इंटरसेक्शन के लिए भी सेम चीज अप्लाई करूं तो आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी जो होगा, ये हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन आपका ए क्रॉस सी के बराबर आएगा। क्लियर है बात यहां पर? तो ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई 1 2 3 जो कि हम ऑपरेशन के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियरली समझ में आ गया? तो सभी लोग इन प्रॉपर्टीज को और ये वाला एग्जाम्पल जरूर से नोट कर लेना ताकि आपको याद भी रहे कि ये आया तो आया कहां से। क्लियर है? डन बच्चों? चलो अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बेसिक चीजें, ऑर्डर्ड पेयर यानी कि इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। 2 ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर आपके कब इक्वल बोले जाते हैं? आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ कंपोनेंट एलिमेंट जो है, यानी कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो, पहले वाले का सेकंड कंपोनेंट दूसरे वाले के सेकंड कंपोनेंट के बराबर हो, तब हम बोलते हैं कि 2 ऑर्डर्ड पेयर जो आपके हैं वो इक्वल हैं। इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू भी वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मतलब कि एक्चुअल प्रॉपर्टी के बेसिस पर बता देता हूं कि लेट से A1 कॉमा में A2 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मान लो आपके पास B1 कॉमा में B2 है। अगर मैं इन ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे इक्वल लिख रहा हूं, क्लियर, A1 कॉमा में A2 B1 कॉमा में B2, इनको अगर मैं इक्वल लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि A1 जो होगा आपके पास वो B1 के इक्वल होगा एंड जो A2 है आपका वो B2 के इक्वल होगा।
तो इस तरीके से बच्चों हम ऑर्डर्ड पेयर को आपका इक्वली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब अगर वो सेम मतलब कि कंपोनेंट एलिमेंट उनके सेम है। आई बात समझ में? चलो, तो इसका मतलब है कि आप कभी भी गलती से 2,3 को 3,2 के बराबर नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या 2 3 के बराबर है? नहीं है। क्या 3 2 के बराबर है? नहीं है। इस वजह से ये ऑर्डर्ड पेयर आपके सेम नहीं है, अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में? अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को मैंने एक गलती करते देखा है। बेटा हमेशा याद रखना कि सेट जब आप लिख रहे हो, जब सेट बना रहे हो, तो उस टाइम पर हम ये वाले ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर के लिए, है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर को हम ये वाले जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ना, ओपन ब्रैकेट, इसके थ्रू डिनोट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप गलती से ये लिख दो कि सर ये 2,3, ध्यान समझे ना, 2,3 सर ये बराबर नहीं होगा 3,2 के, ये तो गलत है, क्योंकि सेट टू एक सेट ये है जिसके एलिमेंट है 2,3, दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 3,2, ये बराबर है। जी हां, याद रखिएगा, ये दो अलग अलग सेट हैं, और सेट में मेंबर्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ये दो सेट बराबर है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करूं, क्या 2,3 3,2 के बराबर है? तो ये बराबर नहीं है। इसमें कोई भी बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दिस रिप्रेजेंट द सेट इक्वलिटी इन सेट, कि दो सेट बराबर है क्योंकि दोनों में सेम मेंबर्स हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर है, यहां पर ओपन ब्रैकेट का मैं यूज कर रहा हूं। ये ऑर्डर्ड पेयर इसके डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में कंपोनेंट एलिमेंट का सेम होना जरूरी है। आई बात समझ में? क्लियर? पक्का? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से इस एग्जांपल्स के थ्रू मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फटाफट से, मुझसे पहले आपका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे दिखना चाहिए, ठीक है? x/3 + 1 है, कॉमा में y माइनस में 2/3 है, यहां पर 5/3 कॉमा में 1/3। x और y की वैल्यूज हमको निकालनी है। ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है यहां पर और यहां पर, तो मतलब क्या हुआ, हमें ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये कब इक्वल होंगे? जब कंपोनेंट एलिमेंट इनके सेम हो। मींस x/3 + 1 जो होगा ये 5/3 के इक्वल होगा, और अगर मैं +1 को राइट साइड लेके जाता हूं तो 5/3 - 1, तो दैट मीन्स ये हमको 2/3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? किसके इक्वल आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करोगे ना यहां से, तो 3 एलसीएम, तो 5 - 3 मतलब कि 2/3। तो भाई x/3 = 2/3, यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बच्चों? x की वैल्यू हमको यहां पर 2 मिल जाएगी। सेम तरीके से बच्चों आप y की वैल्यू निकाल सकते हो कि y माइनस में 2/3 जो होगा ये 1/3 के इक्वल है, और इस तरीके से अगर मुझे इनको इक्वल करना है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1/3 प्लस में आपके पास 2/3, एलसीएम ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास 3/3 यानी कि 1। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू हमको 1 निकल करके आ गई, और इस तरीके से बच्चों में क्या मिल गया? x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। क्यों? क्योंकि हमको ऑर्डर्ड पेयर यहां पर गिवन थे। फटाफट से इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों नोट? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से x और y की वैल्यूज हम निकालेंगे। आइए आगे पर बात करते हैं। अब जैसे कि आपके पास a क्रॉस b गिवन है, ठीक है, नोट करिएगा, a क्रॉस b गिवन है। a क्रॉस b सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a, x, a, y, b, x एंड b, y। हमको यहां पर a क्रॉस b की हेल्प से बताना है फाइंड सेट a एंड b। अभी तक सेट a और b के गिवन होने पर हम a क्रॉस b फाइंड कर रहे थे, अब उल्टा पूछ लिया मैंने आपसे कि जल्दी से बताओ भाई सेट a क्या होगा, b क्या होगा। तो फटाफट से मुझे जब सेट a फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को इधर से a को ले लिया और फिर यहां से b को ले लिया। एलिमेंट रिपीट तो होते नहीं है सेट में, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा, यहां पर a आ गया और b आ गया, ये सेट हमारा a बन गया। उसके बाद अगर मुझे सेट b फाइंड करना है तो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को ले लिया, यानी कि x को ले लिया और y को ले लिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर यहां पर a, x फिर a, y था, तो बेटा किसी भी सेट में हम मेंबर्स को रिपीट नहीं करते। तो अगर मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर से a को यहां पर ले लिया है तो अब इधर से तो a को लेने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ जो बच गया उसको ले लेंगे, तो b हमने यहां से उठा लिया। सिमिलरली यहां पर x ले लिया, इधर से y ले लिया, फिर यहां पर x और y रिपीट कर रहे थे तो उसकी हमें जरूरत नहीं थी, तो सेट a हमको मिल गया और सेट b मिल गया। तो इस तरीके से हम क्या कर पाते हैं बच्चों कि
गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट से वो कौन सी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हम ऐसे आपका फाइंड कर सकते हैं। आया क्लियर समझ में? पक्का? तो ए क्रॉस बी इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना, मतलब ए और बी सेट हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3। सेट ए में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं। कौन कौन से अभी पता नहीं है, कौन कौन से अभी ये पता नहीं है हमें। सेट बी में आपके 2 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो नोट करिएगा, अगर सेट ए में आपका 3 मेंबर्स हैं और अगर सेट बी में आपके 2 मेंबर्स हैं, तो जल्दी से बता दो कि सेट ए क्रॉस बी में कितने मेंबर्स होंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि ए क्रॉस बी में कितने मेंबर्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, एन ए इंटू में एन बी यानी कि 3 इंटू में 2 यानी कि टोटल 6 मेंबर्स होंगे। ओके, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब दूसरी चीज ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हमको क्या मैंने बच्चों कि इफ x, 1 y, 2 z, 1, यहां पर x है, उसका जो पेयर है वो 1 इधर पर लिख रखा है, टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो गई हल्की सी। तो हमको गिवन है कि x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। मींस नोट करिएगा, x कॉमा में 1 कॉमा में अगला y कॉमा में 2 कॉमा z कॉमा में 1, ये किसके मेंबर से? ये हमारे पास मेंबर से हमारे सेट ए क्रॉस बी के। तो अच्छा, आप अगर मुझे यहां से देख करके बताओ x, 1 y, 2 z, 1 ए क्रॉस बी के मेंबर्स हैं, तो बताओ सेट ए क्या होगा? तो भाई सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट को उठा लेते हैं, x को उठाया, y को उठाया, z को उठाया। ओके, यहां पर बेटा 2 है, कंफ्यूज मत हो ना, यहां पर ये 2 है, ये z नहीं है, 2 है। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास x कॉमा में y कॉमा में z, ये बन गया हमारे पास सेट ए। सेट बी बना लेते हैं बच्चों, तो इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को उठा लेते हैं, 1 को उठा लिया, 2 को उठा लिया, 1 वापस से रिपीट हो रहा है तो दोबारा से रिपीट हम सेट में नहीं करेंगे, तो 1, 2। तो अब आप खुद भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट ए इज 3, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट बी इज 2। तो इस तरीके से ए और बी सेट हमको यहां से आपका मिल गया। आई बात समझ में? क्लियर? ओके, तो ये बच्चों हमको ए और बी मिल गया। तो ऐसे हमें यूज करके गिवन इंफॉर्मेशन का सेट ए और बी भी निकालने को आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट हो तो बता सकते हो। डन है? चलो आगे पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेट ए में मेंबर्स है 1, 2, सेट बी में मेंबर्स है आपके पास 3। तो हमको यहां पर ए क्रॉस बी लिखना है, जो कि बहुत ही आसान है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा बच्चों? जस्ट 1 कॉमा में 3 इंटू में आपके पास 2 कॉमा में 3, यही बनेगा आपके पास ए क्रॉस बी। सिर्फ 2 मेंबर्स आ गए, बिकॉज सेट ए में 2 मेंबर्स थे, बी में 1 मेंबर था, तो ए क्रॉस बी में 2 इंटू 1 यानी कि 2 मेंबर्स आएंगे। आगे पर पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। अब ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट हैं उनको आपको क्या करना है? लिखना है, मतलब कि उनकी लिस्टिंग करनी है। ठीक है, लिस्ट लिखना है। आ जाओ भाई। तो सबसे पहले मान लो एक सेट मैंने आपका बना लिया, सपोज करो R1। ओके, एक सेट मैंने आपका बना लिया R1। भाई सबसेट कैसे बनाते हैं? ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट को, सभी एलिमेंट को, या बिना किसी एलिमेंट को लिए हम सबसेट बनाते हैं। तो एक सबसेट तो आपका एम्प्टी सबसेट बन जाएगा। तो R1 एक सबसेट हमने एम्प्टी बना लिया। दूसरा सबसेट हमने यहां पर ये पूरा का पूरा सेट के एलिमेंट को लेकर के बना लिया, जैसे कि 1, 3 एंड आपका 2, 3। याद हो अगर आपको सेट थ्योरी में मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का एक सबसेट होता है और हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ए क्रॉस बी हमारा सबसेट हो गया। अब इसके अलावा एक एक एलिमेंट को लेकर के बना सकते हैं। लाइक R3 हमने एक सबसेट बना ली जिसमें मेंबर रख लिया बच्चों मैंने आपका 1, 3, और दूसरा R4 मैंने बच्चों यहां पर एक और सबसेट बना लिया जिसमें मेंबर रख लिया मैंने आपका यहां पर 2, 3। तो इस तरीके से बच्चों R1, R2, R3 एंड R4 टोटल 4 सबसेट है जो आपको यहां पर ए क्रॉस बी के बन करके आ गए। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व करके हम किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट ऐसे बना सकते हैं। बन गए बच्चों? क्लियर है? तो एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के पास टोटल कितने सबसेट होंगे, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर, नोट करिएगा 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने मेंबर हैं उनकी पावर कर दो, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर एन ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर इसको लिखने का एक तरीका और है कि 2 रेज टू द पावर एन ऑफ ए इनटू में आपके पास एन ऑफ बी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? 2 रेज टू द पावर एन ऑफ ए इनटू में एन ऑफ बी, ऐसे भी आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? पक्का डन है? चलिए, तो टोटल 4 सबसेट यहां से हमको निकल के भी आ गया, और हम इस फॉर्मूले के थ्रू जो कि हम नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए यूज करते हैं, वैसे भी हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं। आगे क्लियर समझ में? चलो भाई, अब बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। सिंपल सी बात है, यहां पर दे दिया आपको कि ए क्रॉस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ओके, इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसमें टोटल आपके 9 मेंबर्स हैं। ओके, नाउ among which are -1, 0 and 0, 1, जिसमें से ये हमें पता चला कि -1 कॉमा में आपका 0 एंड 0 कॉमा में आपका 1 जो है, ये किसके मेंबर है हमारे पास, ये ए क्रॉस ए के हमारे मेंबर्स हैं। ठीक है, -1, 0 एंड 0, 1 ये हमारे पास ए क्रॉस ए के मेंबर्स हैं। तो अब आपको बताना है फाइंड द सेट ए, पहले तो ए सेट फाइंड करो, उसके बाद एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए के बचे हुए एलिमेंट बताइए कि और कौन कौन से एलिमेंट है जो यहां पर नहीं लिखे हुए हैं, वो भी आपको लिखना है। तो सबसे पहली बात, अगर -1, 0 एंड 0, 1 ए क्रॉस ए के मेंबर है, मतलब कि हमने एक सेट का उसी के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दिया है, तो मतलब कि अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट -1 की बात करूंगा और 0 की बात करूंगा और 1 की बात करूंगा, ये -1, 0 एंड 1 ये किसके मेंबर्स हो जाएंगे, सेट ए के मेंबर्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये है, हम लिख सकते हैं कि सेट ए में हमारे पास -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। ये तो पहले हमने सेट ए फाइंड कर लिया। क्लियर है? चलिए, अगर मैं यहां पर आपका पूरा का पूरा सेट ए क्रॉस ए को लिख देता हूं तो क्या बनेगा, -1, -1, 0 और -1, में 1। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएंगे बच्चों, तो 0, में आपका -1, 0, में आपका 0 एंड आपके पास आ जाएगा 0, में 1। फिर अगर हम यहां पर देखें तो 1, में आपका -1, 1, में आपका 0 और यहां से 1, में 1। तो ये पूरा का पूरा हमको ए क्रॉस ए मिल गया, और रिमेनिंग एलिमेंट पूछ रहा था, तो जो एलिमेंट यहां पर नहीं थे, अगर सिर्फ उन एलिमेंट को लिखना है, यानी कि आपको यहां पर लिखना है रिमेनिंग एलिमेंट। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है, रिमेनिंग एलिमेंट। कौन कौन से मेंबर नहीं थे, पहली बात तो -1, 0 था, 0, 1 था, इनको बस हाईलाइट करके अलग कर देंगे, -1, 0 एंड आपके पास 0, 1, यानी कि इसके अलावा जितने भी मेंबर दिख रहे हैं, -1, 1 हो, -1, 1 हो, 0, -1 है, 0, 0 है, 1, -1 है, 1, 0 है और 1, 1 है, ये सारे के सारे हमारे रिमेनिंग एलिमेंट होंगे। क्या होंगे बच्चों, रिमेनिंग एलिमेंट। तो इस तरीके से हम बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से, अगर आपसे घुमा फिरा करके भी पूछेगा तो आप सेट ए भी फाइंड कर सकते हो, ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हो। रिमेनिंग एलिमेंट पूछेगा तो जो गिवन थे उनको छोड़ दो, बाकी सारी यहां पर लिख करके बता दो कि ये भाई हमारे रिमेनिंग एलिमेंट है। क्लियर हो गया यहां पर कॉन्सेप्ट? आई बात समझ में? चलो आगे पर बच्चों मूव करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 सेट। ठीक है, अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेट हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, यानी कि 2 से ज्यादा सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो फॉर एग्जांपल सेट पी है जिसके एलिमेंट है आपके पास 1, 2 और हमें पी क्रॉस पी यहां पर फाइंड करना है। तो बेसिकली बच्चों अगर मैं बात करूं तो पी, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पी क्रॉस पी किस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन होगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ए, बी, सी टाइप के मेंबर का, जिसमें जितने भी ए है, बी है एंड सी है
वो हमारे सेट P के मेंबर होने चाहिए। तो अगर मुझे यहां पर सेट P 1, 2 गिवन है तो P क्रॉस P अगर फाइंड करना है तो देखो क्या बनेगा। सिंपल, आपने क्या लिया, ऐसे आप दिमाग से लगाना बच्चों कि इस तरीके से लिख सकते हो कि ये 1, 2 है पहला, दूसरा सेट भी आपके पास यहां पर 1, 2 है और तीसरा सेट भी आपके पास यहां पर 1, 2 है। तो देखो इसका फर्स्ट लिया, इसका फर्स्ट लिया, इसका फर्स्ट लिया, तो पहला पेयर बन गया 1, 1, 1। सॉरी, इसको पेयर नहीं बोलेंगे, इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। लिख देता हूं, ये कलेक्शन होता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का कलेक्शन है। तो 1, 1, 1। देखो अब क्या कर रहे हैं, 1 को लिया, 1 को लिया, इसका मैंने एलिमेंट 2 ले लिया, तो 1, 1, 2 सेकेंड बन गया। क्लियर है? इसके बाद इसका मैंने 1 ही लिया, इसका मैंने अब 2 ले लिया और फिर यहां पर 1 ले लिया, फिर यहां पर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर इसका मैंने 2 ले लिया। तो ऐसे ये पेयर बन गए आपके। क्लियर है? ध्यान से समझना। उसके बाद अब इस सेट का एलिमेंट मैंने आपका 2 लिया, तो 2 के साथ में 1 को लिया, फिर तीसरे सेट का 1 लिया, फिर यहां पर पहले सेट का 2 लिया, दूसरे सेट का 1 ही लिया, लेकिन तीसरे सेट का हमने 2 ले लिया, फिर पहले सेट का मैंने 2 लिया, अब दूसरे सेट के मैंने 2 को लिया और पहले सेट तीसरे सेट का 1 लिया, फिर यहां पर 2 को लिया, 2 को लिया और 2 को लिया। इस तरीके से हमको P क्रॉस P निकल करके आ गया। और आप देख सकते हैं कि P क्रॉस P में टोटल कितने मेंबर्स है, तो टोटल 4 और 4 8 मेंबर्स आ गए। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके पास 2 मेंबर्स थे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 के इक्वल आ जाएगा। तो ये P क्रॉस P हमको यहां से निकल करके आपका आ गया। इनको हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर हमारे पास 3 सेट है तो 3 सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, जो प्रोडक्ट होता है आपका, वो एसोसिएटिव नहीं होता। मतलब कि इस बात को याद रखेंगे कि भाई नोट कर लेना, A क्रॉस B क्रॉस C जो होता है ये नॉट इक्वल टू होता है आपके पास A क्रॉस B एंड क्रॉस में C का, क्योंकि इनकी मीनिंग अलग अलग है। हालांकि अभी आपके उसका पार्ट नहीं है तो उसको हम स्किप भी करेंगे, बट याद रखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट इज नॉट एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव आपका नहीं होता। इसके रीजन ये है कि बेसिकली सेट ए के एलिमेंट को हम B क्रॉस C के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके साथ में रिलेशन करने वाले हैं, और यहां पर सेट C के एलिमेंट का हम A क्रॉस B के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके साथ रिलेशन करने वाले हैं, और दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से इस चीज को थोड़ा सा हमें और ध्यान से समझना है। क्लियर है? नोट कर लो, A क्रॉस B क्रॉस C नॉट इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस ऑफ C। क्लियर? चलिए, हो गया यहां तक क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब आगे पर मूव करते हैं। थोड़ा सा हम यहां पर कूल होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जोड़े तो बना लिए हैं। ठीक है, अब भाई जोड़ों के नाम दे दो। जब भगवान ने, देखो भगवान क्या करता है, रब ने बना दी जोड़ी, भगवान ने जोड़े बना करके दिए हैं, यहां पर हमने उसको अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। आपको एक सिंपल सी बात से समझना होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं घूम रहा हूं और आपने मुझे रास्ते में कहीं पर, मान लो आप कैनॉट प्लेस या दिल्ली कहीं घूमने आए हो और आपकी नजर पड़ती है, अरे ये तो मुझे अक्षय सर दिख रहे हैं, अरे इनके साथ में तो आलिया भट्ट है, सर के साथ में आलिया भट्ट क्या कर रही है, ये कौन लगती है इनकी? तो भाई जैसे ही पेयर देखते हो दिमाग में क्वेश्चन तुम्हारे क्या आता है? दिमाग में क्वेश्चन आता है भाई इनके बीच में क्या रिलेशन है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि रब ने बनाई जोड़ी, अब जोड़ी के बीच में क्या रिलेशन है? वो जोड़ी दो भाइयों की भी हो सकती है, भाई बहन की हो सकती है ना, और एक फादर की उनके सन के साथ में हो सकती है, एक मदर की उनकी बेटी के साथ में, मदर की उनके बेटे के साथ में हो सकती है। तो जोड़े कैसे भी हो सकते हैं, है ना? तो जोड़े का मतलब एक ही नहीं है कि बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आसपास घूमने लग जाओ, या और भी दुनिया, मतलब बहुत सारे जोड़े होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज हम बहुत कॉमन लाइफ में अपना ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा और नेचुरल वे में समझने की कोशिश करें कि भाई आप कहीं बाजार गए कुछ लेने, तो आपकी नजर जूतों पर पड़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप
बाजार से क्या एक शूज खरीद के लाओगे? नहीं लाओगे। आप उस शूज का जो पेयर है वो भी लेकर के आओगे, है ना। और आपको मालूम है कि अगर दोनों पेयर अलग अलग हैं, ऑब्वियस ही बात है कि इस शूज का सिर्फ एक ही पेयर होगा, अलग नहीं होगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक पेयर क्या है ना, पेयर कहीं ना कहीं पर अलग अलग तरीके से अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं कि भाई आपने इसका लेफ्ट साइड ले लिया, दूसरे का भी लेफ्ट साइड ले लो, क्या पेयर बनेगा? नहीं बन पाएगा ना। तो मतलब कि उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जितने भी पेयर आपको मिल रहे हैं, चाहे वो जूतों का हो या फिर किसी भी चीज का हो, उनके बीच में आपस में रिलेशन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई भी सिंगल अच्छा नहीं लगता है ना। अकेले कोई भी हो वो बेचारा अच्छा नहीं है, अकेले की कोई कीमत नहीं है ना। अगर आप किसी के साथ में हो तो आप ज्यादा पहचाने जाओगे, ठीक है। तो कभी भी लाइफ में कुछ करना है तो हमेशा ढूंढना कोई ऐसा जो आपको सपोर्ट कर सके और आपके साथ में खड़ा रह सके, है ना। अब ये सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली हो सकती है। तो अगर फैमिली आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट, जो कि ऑब्वियसली हर फैमिली अपने बच्चों को सपोर्ट करती है, तो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो आपके लिए पेयर का काम कर सकते हैं वो आपकी फैमिली है। आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सपोर्ट सिस्टम। मतलब अकेला इस दुनिया में कोई खुश नहीं रह सकता, सीधी सी बात है। तो वही चीज मैथमेटिक्स में रिलेशन समझाती है कि भाई अकेले तो कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं भी पेयर नजर आएंगे तो हम डेफिनेटली उन पेयर्स के बीच में एक ऐसे टर्म को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसे हम रिलेशन बोलते हैं, जो उन पेयर्स को आपस में कनेक्ट कर दे, ठीक है। आपस में क्या कर दे? कनेक्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल आपने इस पिक्चर को देख पा रहे हो, यहां पर आपको देख पा रहे हो कि ये जो भाई साहब है इनका हाथ इनके कंधे पर है, तो अपने आप समझ में आ रहा होगा ना कि ये इनकी ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है, नजर आ रहा है। इधर पर देख रहे हो, ये देखो कितना खुश नजर आ रहे हैं, कितने प्यार से स्माइल कर रही हैं, और ये बेचारे। लेकिन फिर अचानक से आपकी नजर पड़ती है कि भाई जरा ये भी तो ऑब्जर्व करो, इनकी नजर यहां पर क्यों है? तो आप पिक्चर को देख करके आपके माइंड में क्या आएगा कि भाई इसकी नजर इसके साथ में क्यों भिड़ रही है? भाई इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है? कहीं ट्रायंगल तो नहीं बन रहा? अरे बाप रे, ये तो ट्रायंगल बन गया भाई साहब। इसी को तो अपन लव ट्रायंगल बोलते हैं, ऐसा तो सीन नहीं है। तो बेसिकली हम कहीं पर भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पेयर हमें नजर आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये लव ट्रायंगल यहां पर आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलो, ये रिलेशन दुनिया का सबसे प्योर रिलेशन एक मदर का अपने बेटे के साथ में हो सकता है, ठीक है। और भी ऐसे ढेर सारे रिलेशन है, ठीक है। आई थिंक मैंने यही लिया था। चलो, तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप समझ चुके हो, तो अब हम जिस पर बात करने वाले हैं, जो कि बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, रिलेशन रिलेशन रिलेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं बच्चों रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन होता क्या है? ऑब्वियस सी बात है, रिलेशन होने के लिए जरूरी है पेयर हो। तो सबसे पहले पेयर कहां से मिलेगा? पेयर बनाया किसने? तो जिन सेट में पेयर बना है उन्हीं के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो है ना, जिस सेट ने सभी पेयर्स को इकट्ठा करके रखा है ना। हम बोल सकते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स है ना, इस यूनिवर्स में जितने भी पेयर हैं उन पेयर्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो हो गई होगी। रब ने बना दी जोड़ी, अब उन जोड़ियों से हम बनाएंगे अलग अलग रिलेशन। वो रिलेशन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो रिलेशन क्या होता है? अगर किसी सेट ए से बी के एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया जाए तो उससे हमको मिलते हैं सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब इस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर से कुछ या सभी या बिना किसी एलिमेंट को लिए हम जो भी ए क्रॉस बी के सबसेट बनाएंगे, जो भी हम ए क्रॉस बी के सबसेट बनाएंगे, हर एक सबसेट ए क्रॉस बी का एक रिलेशन होता है, क्योंकि हर एक सबसेट ए क्रॉस बी का कुछ ऑर्डर्ड पेयर, स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर्स को कलेक्ट कर रहा है। सबको नहीं कर रहा, कुछ स्पेसिफिक को कर रहा है। तो अगर कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, एक रूल जिसके थ्रू उन स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर को इकट्ठा किया गया है। तो इस तरीके से बच्चों ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट आपका क्या होता है? एक रिलेशन होता है। ये बात नोट कर लो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट क्या होता है? आपका एक रिलेशन होता है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करें
तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाँ, लेट सपोज एक सेट ए है। इस सेट ए के मेंबर है हमारे पास, सपोज करो 1 2 एंड 3। ओके, दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसके एलिमेंट है 1 4 एंड 9। क्लियर है? अब समझिएगा ध्यान से, मैंने बनाया पहले तो जोड़े, मैं अमिच भगवान है, जो जोड़े बनाता है ना वो भगवान है, ठीक है? तो अपन जोड़े बना रहे हैं, तो अपन है ना, इसीलिए कहते हैं मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। चलो, तो जोड़े बनाते हैं। तो सबसे पहले 1 का पेयर हमने 1 के साथ में कर सकते हैं, 1 का हम आपका 4 के साथ में, ऑल पॉसिबल पेयर जो बन गए वो ये बन गए 1 1 1 4 1 5 1 9। उसके बाद 2 1 2 4 एंड आपके पास 2 9। क्लियर है? उसके बाद 3 1 3 4 एंड आपके पास 3 9। क्लियर है? ये क्या बन गया बच्चों? ए क्रॉस बी बन गया। हमने बनाया इसका एक सबसेट, उसको हमने नाम दिया आर। आर सबसेट में हमने मेंबर्स को रखा, 1 1 को रखा, 2 4 को रखा और 3 9 को रखा। ये क्या रखा बच्चों? हमने एक सबसेट बनाया आर, जो कि ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। किसका सबसेट है बच्चों? ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, जिसमें हमने 1 1 को रखा, 2 4 को रखा एंड आपका 3 9 को रखा हुआ है। ओके, आप क्या ऑब्जर्व करते हो यहां पर? देख के बताओ, इन पेयर्स को देख करके क्या नजर आ रहा है आपको? कि भाई जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट का स्क्वायर है 4, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 1 स्क्वायर क्या होता है 1। मतलब कि इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को इकट्ठा किया गया है, ध्यान से समझिएगा, ए कॉमा बी, सच दैट जो बी है वो आपके पास ए स्क्वायर के बराबर है, जहां पर जो बी है वो सेट बी का मेंबर है और जो ए है वो सेट ए का मेंबर है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को इकट्ठा किया गया है। तो ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन मेंबर्स के बीच में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने ए क्रॉस बी के सबसेट से बनाया है। तो दिस इज योर रिलेशन, ये रिलेशन है। तो ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है ना? अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे कि यहां पर आपने एलिमेंट को कंटेन इकट्ठा किया है ना, 1 1 2 4 3 9, आप इजीली ऑब्जर्व कर पाए कि भाई इनके बीच में एक रिलेशन है। वो क्या है आपने देख करके बता लिया। अब कई बार रिलेशन पता नहीं चलता ना। अब तुम मुझको आलिया भट्ट के साथ में देखोगे तो तुम्हें तो पता कैसे पता चलेगा कि भाई मैं उनके साथ में क्या कर रहा हूं, मेरा उनके साथ में क्या रिलेशन है? आप तो बोलोगे अभी अभी तो उसकी शादी रणवीर कपूर के साथ में हुई है, तो अक्षय सर के साथ में ये क्या कर रही है? तो मतलब कि जरूरी थोड़ी है तुम रिलेशन आइडेंटिफाई कर पाओ, है ना? कुछ रिलेशन के नाम नहीं होते हैं यार, कुछ रिलेशन समझो, ठीक है? ओके, तो जरूरी थोड़ी है कि हर रिलेशन के नाम हो, है ना? लेकिन पेयर है तो डेफिनेटली रिलेशन तो होगा। तुम्हें नहीं पता कौन सा है, लेकिन होगा जरूर। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल करके आया। आई बात समझ में? पक्का कंफर्म है? चलो जी आगे पर बात करते हैं। हाँ जी, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग, जो सबसेट एक्चुअल में ए क्रॉस बी का, वो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, है ना, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है, जो आपका सबसेट होता है। तो सेकेंड एलिमेंट जो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का, यानी कि रिलेशन में जो सेकेंड एलिमेंट होता है, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट, वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट की इमेज बोली जाती है। उसको क्या बोलते हैं? इमेज बोली जाती है। ठीक है? मतलब कि यहां पर अगर हम देखें इधर पे, जैसे कि यहां पर मैंने बनाया रिलेशन आर, जिसमें मेंबर है 1 1 2 में 4 और उसके बाद आपके पास 3 में 9। तो भाई साहब ध्यान से समझना, ये जो 1 है ना, दिस 1 इज द इमेज ऑफ 1, इज द इमेज ऑफ 1 की इमेज 1 है। 4 इज द इमेज ऑफ 2, 4 इज द इमेज ऑफ 2, 9 इज द इमेज ऑफ 3। तो 9 हमारी 3 की इमेज है, 4 2 की इमेज है और ये 1 इस 1 की इमेज है। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों ये चीज इमेज का मतलब हो गया। ठीक है? इसको इमेज के फॉर्म पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है?
आई बात समझ में? एक दिन मैंने देखा कुछ बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप ना बहुत ठीक है ठीक है ठीक है बहुत बोलते हैं। यार मैं क्या करूं यार, मेरी आदत तो हो गई है यार, ठीक है ठीक है। अब कम बोला करूंगा उसको, ठीक है? फिर से ठीक है। आ जाओ। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास क्या बन गया, आपका इमेज का मतलब समझ में आ गया, ये चीज आ गया। आओ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब बात करेंगे बच्चों डोमेन ऑफ रिलेशन की, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है बच्चों, डोमेन ऑफ रिलेशन। आ जाओ। जैसे कि एक रिलेशन हमने ऑलरेडी बना रखा है तो उसी पर बात कर लेते हैं। ये एक रिलेशन है जिसका एलिमेंट है 1,1, 2,4 और आपके पास 3,9। तो डोमेन क्या होगा इस रिलेशन का? अगर आपसे डोमेन पूछा जाएगा तो डोमेन ऑफ आर, अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन ऑफ आर तो क्या होगा? रिलेशन आर का डोमेन क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। सबसे पहले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी कि आपका यहां पर 1 हो गया, इधर पर 2 हो गया, इधर पर 3 हो गया, इन एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन आर बोलते हैं। और डोमेन ऑफ रिलेशन आर एक सेट बनाया जिसमें 1 आया, 2 आया और आपका 3 निकल करके आ गया। क्लियर है? चलिए उसके बाद बात करते हैं रिलेशन ऑफ आर की। अच्छा डोमेन तो बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट में यहीं पर आगे पर वो भी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डोमेन आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए को डोमेन ऑफ आर, क्या पूछा जाए बच्चों, को डोमेन ऑफ आर, इस रिलेशन आर का को डोमेन क्या होगा? तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो रिलेशन आर हमने बनाया है, नोट करना बहुत ध्यान से, डोमेन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनका सेट बना लो, उन एलिमेंट का, वो डोमेन है। कोडोमेन क्या है? आपको मालूम है कि दिस रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का। तो जो पूरा का पूरा सेट बी है, ये पूरा का पूरा जो सेट बी है, ये हमारे रिलेशन आर का कोडोमेन होता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो हमारे पास बी सेट है वो हमारे पास कोडोमेन हो गया। और इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं रेंज ऑफ आर की, यानी कि इस रिलेशन आर की रेंज क्या होगी, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि इन ऑर्डर्ड पेयर जो कि आर के मेंबर्स है, आर के मेंबर्स वाले ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड कंपोनेंट है, जैसे कि आपके पास ये 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, इनका कलेक्शन, इनका जो सेट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, जैसे कि 1 बन गया, 4 बन गया और आपका 9 बन गया। तो 1, 4, 9 ये हमारे पास रेंज ऑफ आर निकल करके आ गया। क्या आ गया बच्चों? रेंज ऑफ आर निकल करके यहां से हमको आ गया। क्लियर है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ आर, ये बेसिक सी चीजें हमें किसी भी रिलेशन के बारे में मालूम होनी चाहिए और आपसे क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। ठीक है, चलो मुझे लग रहा है कि यहां पर डेफिनेशन थी, हालांकि मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं ताकि आपको नोट डाउन करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं। आर जो था हमारे पास वो था 1,1, 2,4 और उसके बाद 3, में आपका 9, जो कि सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो कोडोमेन हमारा का पूरा पूरा सेट बी हो गया। फर्स्ट कंपोनेंट आपके डोमेन के मेंबर्स हो गए, सेकेंड कंपोनेंट हर पेयर का आपका रेंज का मेंबर हो गया। क्लियर है यहां तक? यही बेसिकली डेफिनेशन होती है आपकी। डेफिनेशन में भी यही चीज नोट कर सकते हो, मैंने आपको डायरेक्ट समझा दी है। आगे आ जाओ, रेंज पर बात करेंगे तो यही रेंज हो गई और सेम चीज बच्चों कोडोमेन के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, किसी भी रिलेशन की जो रेंज होती है वो हमेशा सबसेट होती है किसकी बच्चों? कोडोमेन की। किसी भी रिलेशन की जो रेंज होती है वो हमेशा कोडोमेन की क्या होती है? सबसेट होती है। तो रेंज मस्ट बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, और जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाती है तो क्या होता है वो हम आगे पर पढ़ेंगे, और जब फंक्शन बात करेंगे, फंक्शन पर डिस्कस करेंगे, तब ये एक अलग टाइप को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब रिलेशन को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं तो जैसे कि बेसिकली ये जो आपका एरो डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एरो डायग्राम जो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए क्रॉस बी भी अपने आप में एक रिलेशन है, तो एरो डायग्राम के थ्रू हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए क्रॉस बी को। अब देखिए
इसी ए क्रॉस बी में मैंने क्या किया, बाकी सब हटा दिए, 1 को 2 से रिलेट रखा, 2 को 3 से रिलेट रखा, 3 को 4 से रिलेट कर रखा है मतलब। तो ये जो रिलेशन आर है इसमें कौन कौन से पेयर आ रहे हैं, 1 आपका 2 से रिलेटेड है, 2 आपका 3 से रिलेटेड है और 3 आपका 4 से रिलेटेड है। तो ये रिलेशन आपका आर यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है, जो कि अपने आप ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। इसी तरीके से यहां पर अगर आप रिलेशन मान लो ये R2 है, तो इसके मेंबर्स आप देख सकते हो कि 1,1 हो गया, 2 में 2 हो गया और 3 में 3 हो गया। तो एरो डायग्राम के थ्रू रिलेशन को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। क्लियर है बच्चों, 1,1, 2,2, 3,3, ये एरो डायग्राम अप्रोच हो गया रिलेशन को समझने का। आई बात क्लियर समझ में? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली हम एरो डायग्राम के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और इसकी हेल्प से फिर हम आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना एक बार क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेंगे। जैसे कि सेट ए बच्चों आपके पास गिवन है जिसके मेंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलेशन बनाया आर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, जहां पर वाई जो है वो x+1 के बराबर है। तो सबसे पहले डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। इस रिलेशन को एरो डायग्राम से पहले बनाने को बोला है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेट ए लिया। अच्छा, उसी सेट का उसी सेट के साथ में है, तो सेट ए का ए के साथ में रिलेशन हम बना रहे हैं। एलिमेंट लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया और 6 लिया। यहां पर भी 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया। अब सोचो, फर्स्ट कंपोनेंट इस सेट से होगा, y सेकेंड सेट से होगा। y जो है वो x+1 के बराबर है, यानी कि 1 की इमेज क्या होगी, 2 होगी, 2 की इमेज क्या होगी, 3 होगी, 3 की इमेज क्या होगी, 4 होगी, 4 की इमेज क्या होगी, 5 होगी, 5 की इमेज क्या होगी, 6 होगी। क्या 6 की कोई इमेज मिलेगी? नहीं, क्योंकि 6+1 7 और सेट ए में 7 का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इस वजह से 6 की कोई इमेज नहीं मिली। तो ये बेसिकली हमारे पास एरो डायग्राम हो गया। और इसको देख करके अगर आपको डोमेन बताना है तो डोमेन बताओ क्या होगा, सिंपल सी बात है, 1, 2, 3, 4, 5 इन एलिमेंट का एक सेट बना लो, ये डोमेन हो गया। कोडोमेन पूरा का पूरा सेट ए हो जाएगा। और रेंज की बात करेंगे तो इस सेट के कौन कौन से मेंबर, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो राइट साइड वाला जो आपका वेन डायग्राम है, इसके कौन कौन से मेंबर्स लेफ्ट साइड वाले मेंबर से रिलेटेड है उनका कलेक्शन कर लो, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास रेंज निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपका डिफाइन करते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतने ही रखने वाले हैं और बाकी की चीजें हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।